हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th हिस्ट्री। और हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 11 पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन। और यहाँ पे हमारा टॉपिक है एग्रेसिव नेशनलिज्म। अब एग्रेसिव नेशनलिज्म का क्या मतलब है कि एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज अपने लेवल से बहुत ऊपर चढ़ के काम करने की कोशिश कर रही है, तो दैट इज टर्म एज अग्रेसिव। अब अग्रेसिव नेशनलिज्म क्या कहलाता है कि जो मीसी कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पे बेस्ड था? वो बेस्ड था रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी। और उसने क्या क्रिएट किया? एक डाइट। डाइट का मतलब ये नहीं कि भैया सब लोग कह रहे हैं चलो जी अब हम बहुत पतले पतले होंगे, बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे। डाइट जो है वो क्या होता है, वहाँ की जो पार्लियामेंट होता है ना उसका नाम होता है। तो जापानीज ने यूज करा जर्मन वर्ड फॉर पार्लियामेंट, क्योंकि वो जर्मन लीगल आइडियाज से इन्फ्लुएंस थे विथ लिमिटेड पावर्स। ऑफ कोर्स जो लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, वो इम्पेरियल रिस्टोरेशन लेके आए। यानी कि जो बड़े लोग थे, जो नोबल क्लास लोग थे, उनको वहाँ पे वापस से स्टैब्लिश करवाया। और दे कंटिन्यू टू एक्सरसाइज पावर, और उन्होंने स्टैब्लिश करी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी। 1918 से 1931 के बीच में जो पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने कैबिनेट्स बनाई। देर आफ्टर दे लॉस पावर टू नेशनल यूनिटी कैबिनेट्स। उसके बाद वो पावर से हटे, दूसरी पार्टीज जो थी वो पावर में आई। जो एम्परर थे वो कमांडर होते थे फोर्सेस के। कब से कब तक? लाइक 1890 से ये चीज शुरू हो गई थी। इसका क्या मतलब था कि जो आर्मी थे और नेवी थे उन पे उनका क्या था कि इंडिपेंडेंट कंट्रोल था। सो एम्परर कमांडर थे फोर्सेस के जिनका उन पे इंडिपेंडेंट कंट्रोल था। 1899 में जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या ऑर्डर किया दैट ओनली सर्विंग जनरल्स एंड एडमायरल्स वुड बिकम मिनिस्टर्स। तो पीएम ने ऑर्डर कर दिया कि सिर्फ जो सर्विंग जनरल्स है और एडमायरल्स है वही मिनिस्टर्स बन सकते हैं। सो स्ट्रेंथनिंग जो मिलिट्री की थी इस तरीके से इंक्रीज हुई, जापान का एक्सपेंशन हुआ। ऊपर से उन्होंने क्या डर फैला रखा था कि भैया वो तो वेस्टर्न पावर ने बस हम पे दया कर रखी है, इसलिए हमको अब तक कॉलोनी नहीं बनाया, नहीं तो हम भी कॉलोनी बन जाते। जिस चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो था वो फेचअप कर पाते थे और अपनी आर्मी को जो फंड किया करते थे, जिसकी वजह से उनकी आर्मी और स्ट्रांग हो जाया करती थी। अब ये देखिए यंग पीपल जिनको मैगजीन के लिए फाइट करने के लिए एक्सटॉर्ट किया जाता था। और उसके अलावा यहाँ पे बात हम कर रहे हैं किसकी? तनाका शोज़ू की। तनाका शोज़ू कौन? एक सेल्फ टॉट सन ऑफ अ फार्मर जो कि मेजर पॉलिटिकल फिगर बने। उन्होंने पार्टिसिपेट किया पॉपुलर राइट्स मूवमेंट में 1880s में। एक मूवमेंट जिसने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का। वो इलेक्टेड मेंबर था फर्स्ट डाइट का। ही बिलीव कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। द एशियो माइन वॉज पॉल्यूटिंग द वॉल्टरास। अब देखिए जो एशियो माइन वगैरह थी वो वहाँ पे जो वेतारास रिवर थी उसको पॉल्यूट कर रही थी, जिसकी वजह से जो फार्मलैंड था अफेक्ट हो रहा था और थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज को उससे नुकसान हो रहा था। अब इस एजिटेशन ने फोर्स किया कंपनी को कि पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लें, और जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल बाद में नॉर्मल भी हुआ था। Now the topic is excuse me. Now the topic is westernization and tradition. ये क्या टॉपिक है कि सक्सेसिव जनरेशन जो थी जापानीज इंटेलेक्चुअल्स की, उनके डिफरेंट व्यू थे जापान के रिलेशन विद अदर कंट्रीज से। जैसे अगर हम बात करें टू सम, जो यूएसए और यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन पे थे, ऐसा उनका जापान के लोगों का मानना था। तो जापानीज क्या चाहते थे कि हमारी एस्पायरेशन भी है कि हम उनकी जैसी सिविलाइजेशन बनाएं। तो जो फुकुजावा युकिसी हैं जो एक लीडिंग मेजी इंटेलेक्चुअल रहे हैं, उन्होंने एक्सप्रेस किया इस चीज़ को बाय सेइंग कि जापान को ना एशिया वगैरह का छोड़ देना चाहिए, एशिया वगैरह का पार्ट उसको नहीं रहना चाहिए। उसका क्या मतलब था कि जापान को एशियन कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ के जो वेस्टर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेस्ट में जैसे लोग रह रहे हैं, उस चीज़ को अपनाना चाहिए ताकि बाद में उस चीज़ से हमारी जनरेशन को फ़ायदा हो। अब फुकुजावा युकिशी के बारे में अगर हम देखें, 1835 से 1901 इनकी लाइफ थी। ये बॉर्न हुए एक बहुत ही गरीब समुराई फैमिली में, वो नागासाकी में पढ़े। और उसके अलावा उन्होंने डच वगैरह सीखी, वेस्टर्न साइंसेस सीखी, बाद में इंग्लिश भी सीखी। 1860 में वो पहले जापानीज एम्बेसी बने थे जो कि यूएसए में एज अ ट्रांसलेटर काम किया करते थे। अब जैसे उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया ना, तो जो ट्रांसलेटर होता है
उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज को लोकल ही तरीके से बात करनी होती है, जिसकी वजह से उसको ऐसा मटेरियल मिल गया बुक बनाने का कि वो क्लासिक स्टाइल में ना लिख के स्पोकन स्टाइल में लिखे, और उसकी बुक एक्सट्रीमली पॉपुलर भी हुई। उन्होंने एक स्कूल स्टैब्लिश किया जो आज क्यो यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और वो वन ऑफ द कोर मेंबर्स था किसका, मिरुकुशा का। एक सोसाइटी थी जो प्रमोट करती थी वेस्टर्न लर्निंग को। इन एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग गाकुमोन नो सुशैम, इस जगह उन्होंने, इस बुक में उन्होंने क्या लिखा कि वो बहुत क्रिटिकल थे जापानीज नॉलेज को लेकर। उन्होंने, वो क्या बोलते थे कि ऑल दैट जापान हैज टू बी प्राउड ऑफ इट्स सीनरी, कि जापान के अंदर सिर्फ प्राउड होने के लिए क्या है, उसकी जो सीनरीज है, उसकी जो खूबसूरती है। उसने क्या एडवोकेट किया कि नॉट जस्ट मॉडर्न फैक्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन, जो कल्चरल एसेंस है वेस्ट का, सिर्फ मॉडर्न फैक्ट्रीज ही नहीं, जो कल्चरल एसेंस है वेस्ट का, जो स्पिरिट है सिविलाइजेशन की, उस स्पिरिट से हमको एक नई सिटीजनशिप बिल्ड करनी है। और वो क्या कहते थे कि हेवन के अंदर कोई मैन अबव मैन या मैन बिलो मैन नहीं बनता है, यानी कि भगवान जो बना के भेजता है, जो धरती पे आते हैं, वो किसी को बड़ा छोटा बना के नहीं भेजता, वो सब चीज़ यहीं पे डिसाइड होती है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन की थी जापान की, उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, क्वेश्चन दिस टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि वेस्टर्न आइडियाज सारे ही बहुत बढ़िया बढ़िया हों, और उन्होंने अर्ज किया कि नेशनल प्राइड जो है ना, जो इंडिजीनियस वैल्यूज हैं, वो जिंदा रहना चाहिए। जो फिलोसोफर है मियाकी सेत्सुरेई, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि जो ईच नेशन है दे मस्ट डेवलप इट्स स्पेशल टैलेंट्स। हर कंट्री के अपने टैलेंट्स होने चाहिए ताकि पूरी वर्ल्ड सिविलाइजेशन का एक दूसरे में इंटरेस्ट बना रहे। अगर सभी वेस्ट जैसे हो जाएंगे तो सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। अपने आप को डिवोट करना अपनी कंट्री के लिए, इसका ये मतलब है कि अपने आप को डिवोट करना इस पूरी दुनिया के लिए। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे वो अट्रैक्टेड थे वेस्टर्न लिबरलिज्म से, और चाहते थे कि जापान जो हो मिलिट्री पे नहीं जबकि डेमोक्रेसी पे बेस्ड हो। योइकी एमोरी एक लीडर है पॉपुलर राइट मूवमेंट के, वो क्या डिमांड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की। उन्होंने एडमायर किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के डॉक्ट्राइन को कि नेचुरल राइट जिस तरीके से मेन को दिए गए, पॉपुलर सॉवरेनिटी दी गई, और लिबरल एजुकेशन, इन सब के बारे में वो बोले फ्रीडम इज मोर प्रेशियस देन ऑर्डर, आज़ादी किसी भी ऑर्डर से ज़्यादा प्रेशियस होती है। उसके बाद अदर्स ने क्या एडवोकेट किया, वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, कि वुमेन को भी वोटिंग राइट होना चाहिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रेशराइज हुई कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को वो अनाउंस करे। तो इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। So thank you so much. Meet you all in my next video.